इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो -1 से ग्रेटर इंक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव ग्रेडियंट, जहाँ यहाँ पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है वहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जहाँ नेगेटिव ग्रेडियंट होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव द वेरी सेम क्वेश्चन, अब मैंने आपको कल बताया था इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाता है, फिर आपको स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाते हैं, उनकी नेचर डेवलप करनी होती है, तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए, एक टाइमलाइन वाला, ठीक है, और फिर दूसरा आपको इवन अगर टाइमलाइन वाला भी करना है तो आपको स्टेशनरी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स चाहिए। दूसरा अब इसके बाद आगे दो पॉसिबल मेथड्स हैं, एक है कि आप सेकंड डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव में ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स को पुट करें, वहां से अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम और नेगेटिव आता है तो d2y/dx², अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। अच्छा, फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ये यहाँ पे नंबर लाइन बनाएं, सॉरी मैं टाइम लाइन बोला था, आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, नंबर लाइन के ऊपर ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स या ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स है इनको मार्क करें और इनके अराउंड आप चेक करें, मतलब अब जैसे कि यहाँ पे आई हैव मार्क्ड -3 एंड -1, जो कि यहाँ से आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स आए थे, फिर -3 से लेस कोई भी x की वैल्यू लेके फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर इसको पुट करें और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एट दैट वैल्यू ऑफ x ग्रेडियंट क्या है, मतलब उसकी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरीके से हर रीजन की चेक करें, जैसे हमने चेक किया था इधर पॉजिटिव आई थी, इधर नेगेटिव आई थी, इसके बीच में से हमने -2 लिया था, -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लें तो वो पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडियंट पॉजिटिव होके स्टेशनरी पॉइंट पे बाद फिर नेगेटिव हो गया, यानी वो मैक्सिमम पॉइंट हुआ, ये मिनिमम। रिकमेंडेड मेथड इज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे उसके अंदर स्टेशनरी पॉइंट्स को पुट करेंगे, तो उसका टेस्ट जो मैंने लिखवाया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, आई थिंक मैंने आगे लिखवाया आप पे, पीछे ही लिखवाया, ये अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम सेकंड डेरिवेटिव, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो एक मैक्सिमम पॉइंट बनता है आपके पास। अभी इसी क्वेश्चन को लेके आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ x³ + 6x² + 9x + 4, हम देखते हैं क्वेश्चन आता है सेम क्वेश्चन और वो आपको कहता है कि इंक्रीजिंग बताएं किस इंटरवल से किस इंटरवल है, तो उसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, y = x³ + 6x² + 9x + 4, x³ + 6x² + 9x + 4, ठीक हो गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस इंटरवल से किस इंटरवल तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक हो गया, या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेडियंट क्या होना चाहिए बेटा आपके पास, ग्रेटर ग्रेडियंट पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम कहते हैं ग्रेटर देन। तो आप इसका ग्रेडियंट निकाल लें, तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, 3x² + 12x + 9 > 0। ये क्या चीज बन गई आपके पास, चला ये क्या चीज बन गई है, नहीं ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो देयर इज अ प्रॉपर वे टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आती है तो सबसे पहले हम उसको उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं। सो लेट 3x² + 12x + 9 = 0। यहाँ से आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लें या उससे करना चाहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग से उससे कर लें। तो अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये आता है 27 और दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 27 और प्लस करो तो 20। अच्छा, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, फिर एक काम करते हैं पूरी इक्वेशन को बल्कि 3 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन है कॉमन लेने के बजाय हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। x² + 4x + 3 = 0। अब ये आसानी से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, x² + 3x + x + 3 = 0। x कॉमन ले लें, x + 3, 1 कॉमन लिया, x + 3 = 0। तो फैक्टर्स आपके पास बेटा जो बन जाएंगे इसके वो x + 3 टाइम्स x + 1 = 0। एक x की वैल्यू आ गई -1 और पहले हम छोटी वैल्यू लिख लेते हैं -3 और दूसरी x की वैल्यू आ गई
-1। ठीक हो गया। अब वापस जब हमने ये सबसे जब भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो पहले याद रखें हम ये देखते हैं कि जीरो किसके ऊपर है। जीरो इसके ऊपर है, मींस जब इसका ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास ये अपर पैराबोला बनता है, बिल्कुल -3 और फिर -1। ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर आपने चेक करना है तो ये तो ग्रेटर देन जीरो है आपके पास x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन -1। तो क्वेश्चन था आपने चेक करना था इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है -3 से पीछे और -1 से आगे। कल देखें हमने सेम क्वेश्चन किया था और यही आंसर आया था। -3 से पीछे पॉजिटिव ग्रेडियंट, -1 भी आगे पॉजिटिव। अगर आप इसको लेस देन करते हैं, अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन देखना चाहते हैं तो dy/dx विल बी लेस देन 0। तो यही इनइक्वालिटी लेस में बन जाएगी, उसमें इंटरवल आ जाएगा -3 से लेकर -1 तक। ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, हो गया। चले, आज मैंने एक नई चीज करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेरिवेटिव्स में। मतलब यहाँ तक अभी तक जितना हमने पढ़ा है काफी हद तक इसमें 90 या 70% चीजें आपने आईजीसीएसई में ऑलरेडी की हुई। ठीक है, सिर्फ हमने इसमें अगर मैं बोलूँ कंप्लीटली नई चीज की है तो वो एक तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट किया। फिर उसके बाद कुछ जो इंस्टीट्यूशंस में आईजीसीएसई के लेवल तक जो स्टेशनरी पॉइंट्स जो होते हैं उनको निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करवाते, वो फर्स्ट डेरिवेटिव से नंबर लाइन के थ्रू ही करवाते हैं। तो अगर वो उस तरीके से नंबर लाइन के थ्रू किया हुआ तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा। तो मतलब 80 टू 90 चीजें आपने ऑलरेडी की हुई थी। नाउ दिस इज कंप्लीटली न्यू थिंग जो अभी हम करने जा रहे हैं, and that is connected rate of change। ये प्योरली ए लेवल्स का चीज आ गई, कनेक्टेड rates of change, connected rates of change। अच्छा, बेटा मुझे बताएं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है और अगर मैं कहता हूं कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें या इसका डेरिवेटिव निकालें तो क्या क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव? लेफ्ट पे क्या लिखेंगे? dy बाय dx, फिर क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव? 3x स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है। दिस इज इक्वेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक हो गया। तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया है तो यू हैव डिफरेंशिएटेड y विद रिस्पेक्ट टू x। आपने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx का मतलब ही यही है कि विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अच्छा, नाउ फॉर एग्जांपल आई हैव एन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू t क्यूब। अगर मैं आपको कहता हूं कि इसको डिफरेंशिएट करें, सबसे पहले इक्वेशन को जरा अंडरस्टैंड करें। एज ओवर हियर यू हैड एन इक्वेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, यहां पे क्या चीज है? y इन टर्म्स ऑफ t। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसमें क्या आ जाएगा? dy बाय dt इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर्ड। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव x इज इक्वल्स टू t क्यूब, ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t। मतलब दिस इक्वेशन इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन ऑफ x का मतलब है ये जो इक्वेशन है ये आपको x की वैल्यू देगा। वेरिएबल कौन सा है इसमें? t। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा आई विल हैव डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो dx बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर। ठीक है, तो मैं जब साथ साथ वर्डिंग्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मींस डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। आपने x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल t। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू r क्यूब्ड, हाँ जी, इधर से क्या आएगा?
इसका डेरिवेटिव जब मैं लूं, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ आर, तो इधर जब मैं इसको डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर, हम a को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल r, तो 3r स्क्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, इफ आई हैव a इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर्ड, इधर भी क्या होगा आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, r, पाई आपके पास एक कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, बल्कि r के अलावा अगर कोई और वेरिएबल भी आता है, हालांकि बेशक वो वेरिएबल है, अगर मैं इसको r के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, a को r के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो अगर कोई और वेरिएबल भी आता है वो भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, r के, तो सिर्फ r वेरिएबल कंसिडर होगा। खैर अभी इस केस में आपके लेवल पे एक एक ही वेरिएबल होता है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r, क्या आ गया, 2 पाई r। क्या चीज समझ में आई है यहाँ से देख के, सिर्फ इस पार्ट को देख के बताएं, ये क्या है, ये किसकी, तो ये क्या आ गया, सर्कमफेरेंस आ गया। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है हम किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब जब ग्राफ आपके पास बना होता है, डी बाई डी एक्स क्या देता है आपको, रेडियट। ठीक हो गया, थोड़ा सा उसके साथ भी इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये चीज क्या है आपके पास, राइज, जिसको हम वर्टिकल चेंज भी बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल चेंज को मैं क्या बोल सकता हूँ कि चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, ऐसे लिखते थे ना फॉर्मूला, y2 माइनस y1, दो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आप निकालते थे तो वो क्या होता था, चेंज इन y। एग्जैक्टली इन द सेम वे व्हाट इज दिस, चेंज इन x, जिसको हम क्या बोलते हैं, x2 माइनस x1 लिखते थे ना, तो चेंज इन x, जो कि हम नॉर्मली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रन बोलते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो चीज आएगी चेंज इन y ओवर चेंज इन x, यही आपके पास क्या बनता है, चेंज इन y ओवर चेंज, d स्टैंड्स फॉर चेंज। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस के एंथैल्पी रिएक्शंस होते हैं, कोई मेरा ख्याल है, ठीक है, उसके अंदर ये डेल्टा वाली टर्म यूज होती है। अच्छा, चेंज इन x, ओके, तो इसको अब हम क्या पढ़ेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम बोलेंगे rate of change of y with respect to x, rate of change of y का चेंज हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के, x के चेंज के हिसाब से y का चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, so that is basically dy by dx. So if I take you to the previous slide, this is change of, rate of change of y with respect to x, rate of change of y with respect to t, rate of change of x with respect to t, rate of change of a with respect to r। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक क्लियर है बेटा, मुझे ये बताएं, dy बाय dx अभी मैंने लिखवाया है, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, शाबाश, dy बाय dt, ta बाय dr, dv बाय dt। इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट वाले को, तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ
y with respect to t, इसको क्या बोलेंगे? ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ये सारी चीजें, कहने को तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें मिलके आपका एक क्वेश्चन बनाती है, वो फिर क्वेश्चन को समझने में आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर, इसको आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। अभी तो यहाँ पे मैंने जनरल वेरिएबल्स लिखे हैं, ये आपके पास कोई प्रॉपर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ए आपके पास एरिया हो सकता है, वी आपके पास वॉल्यूम हो सकता है, टी आपके पास टाइम भी हो सकता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर तो टी टाइम है, अगर तो टी टाइम है, वैसे तो टी कुछ भी हो सकता है, बट इफ टी इज द टाइम, देन if t is the time, then ये ना भी लिखा हो तो वही मतलब है, मतलब अगर लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, तो उसका मतलब वो आगे ये नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अंडरस्टूड है, ये आपने याद रखना है। अगर उसने टाइम वाला मेंशन t, अगर ये टाइम है t, ठीक है, if t is the variable for the time, then examiner may not need like may not feel the need to write down this with respect to time, तो वो अगर सिर्फ इतना लिखता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये नहीं भी लिखता, so it means y dy over dt। चले, अब जैसे यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे ब्लू से लिखा था, आगे स्टेटमेंट्स लिखी थी, अब मैं आपको स्टेटमेंट्स लिख के दूंगा, आपने आगे उनकी नोटेशन लिखनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ a with respect to x, लिखते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, rate of change of v with respect to r, rate of change of area, rate of increase of volume, rate of decrease of volume। हाँ जी, देखिए बेटा, rate of change of a with respect to x, dA over dx, rate of change of y with respect to x, dy over dx, rate of change of v with respect to r, dv over dr, rate of change of area, dA over d। जब विद रिस्पेक्ट टू नहीं दिया हुआ तो मैंने अभी बताया था एक चीज, अंडर dt, ठीक हो गया। तो जब इधर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इट इज अंडरस्टूड कि dA ओवर dt, याद रखना है आपने, ठीक। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें नहीं लिखा होता, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, इट इज अंडरस्टूड कि दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम,
अब देखो चेंज की बात करें, चेंज आपके पास देयर आर टू पॉसिबल वेज, इंक्रीज डिक्रीज। यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, अभी तो मैंने इंक्रीज लेके दिया है, डजंट मैटर। डी वी ओवर डी टी, हाँ जी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, ये क्या होगा? अब फर्क क्या होगा इसमें? शाबाश, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, यहाँ आपके पास वॉल्यूम है, यहाँ आपके पास टाइम है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम वॉल्यूम इज चेंजिंग, ठीक है। सेम वॉल्यूम विद द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो रेट ऑफ चेंज इज इधर भी डी वी ओवर डी टी। डी वी ओवर डी टी क्या देगा इस ग्राफ में आपको? चेंज इन वाई, चेंज इन वॉल्यूम ओवर चेंज इन टी, यानी चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, क्या देता है आपको? ग्रेडियंट। तो इसका ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल चेंज एक्स 3, तो इसको मैं +3 लिखूंगा। और इधर फॉर एग्जांपल इधर भी चेंज 3 है, ठीक है, द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 3, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, dv बाई dt इज इक्वल टू -3। इसका ग्रेडियंट क्या होगा? -3 होगा। यहां तक क्लियर? अच्छा, यहीं से आगे हम बिल्ड करते हैं चेन। अच्छा बेटा, चेन रूल क्या होता है? अगर मुझे dy बाई dx फाइंड आउट करना है, ठीक है, मुझे dy बाई dx फाइंड आउट करना है, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। आपको y भी दिया होगा, x भी दिया होगा, एक तीसरा वेरिएबल दिया होगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये जिस क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूँ dy बाई dx फाइंड करना है, उसमें तीसरा वेरिएबल है u। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होंगी कि आप dy ओवर du फाइंड आउट कर सकेंगे, dy ओवर du फाइंड आउट कर सकेंगे, और दूसरी तरफ du बाई dx फाइंड आउट कर सकेंगे। तो अगर dy बाई du है और du बाई dx, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इवेंचुअली आपके पास क्या चीज आ जाती है? dy बाई dx। अब इसको इस तरह से आपने समझना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया। अगर आपको dy बाई dx चाहिए और तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो dy dx ऐसे ही होगा। dy बाई dx, जो भी तीसरा वेरिएबल है वो उसका डिफरेंशियल इधर आ गया, तो इधर आ गया। तीसरा वेरिएबल a होता है तो इधर dA, इधर dA, ठीक है। now for example if I want dv over dt, तो ये क्या बनेगा? dv dt। लेट्स सपोज तीसरा वेरिएबल है r, ठीक हो गया, इधर क्या आ जाएगा? dr dr, इसको बोलते हैं चेन रूल, सही। लेट्स सपोज आपको dy ओवर dt फाइंड आउट करना है, इधर क्या होगा? dy dt, तीसरा वेरिएबल आप कर ले a है, तो इधर क्या आ जाएगा? dA dA, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल is 10 centimeter square per second. Find the rate at which its radius is changing when
रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को जरा पहले पढ़ते हैं। The rate of change of area of circle is 10 centimeters squared per second. Find the rate at which its radius is changing when the radius is 2 centimeter. अच्छा, मीन there is a circle जिसका साइज बड़ा छोटा हो रहा है। अब उसका साइज बड़ा छोटा हो रहा है कि मतलब उसका रेडियस भी बढ़ रहा है, उसका सर्कमफेरेंस भी बढ़ रहा है, उसका एरिया भी बढ़ रहा है, डायमीटर भी बढ़ रहा है, लेकिन इधर इधर सिर्फ दो चीजों की बात कर रहे हैं, एरिया एंड रेडियस। The rate of change of area of a circle is 10 centimeter square per second, यानी एक सेकंड में उसका एरिया में कितना फर्क आता है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। कितना फर्क आ रहा है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने ये बताना है कि जब उसका रेडियस 2 है एट दैट इंस्टेंट व्हाट इज द रेट एट व्हिच इट्स रेडियस इज चेंजिंग। उसका रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है? उसका रेडियस जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है? अच्छा, नाउ व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? Rate at which its radius is changing. अच्छा, with respect to what? कुछ दिया हुआ? जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो फिर क्या होगा? So in short, you need to find dr over dt. dr over dt आपने फाइंड करना है। अब चेन रूल उसी तरीके से डेवलप करें। dr ओवर मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक स्पेस ओवर dt। ऐसे ही थर्ड वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है इसके अंदर? देखिए, रेडियस हो गया, टाइम हो गया, रेडियस हो गया, टाइम हो गया, तीसरा वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है इसमें? एरिया। तो इधर क्या आ जाएगा? डी ए टी ए। So in order to find out the rate at which its radius is changing with respect to time, you need to multiply the rate of radius with respect to area and rate of change of area with respect to time. इन दोनों में से क्या कुछ गिवन है? क्वेश्चन पढ़े जरा। Rate of change of area, rate of change of area। अच्छा, dA by dt कितना दिया हुआ है? ये जो चीज दी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, दिस इज एक्चुअली, ये असल में क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एक्चुअली में क्या है? dA by dt। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। हाउ मच इज इट? 10। dr over dA कैसे आएगा? अब आप मुझे ये बताएं, इसमें तो उसने कुछ भी नहीं बताया, बट हाउ वुड यू कनेक्ट एरिया एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल? How would you connect area and the radius of the circle? Yeah. Area of the circle is pi r square. This is the relation of area and the radius. ठीक हो गया? अच्छा, अब डेरिवेटिव ऑफ a with respect to क्या हो जाएगा? ना ना ना, इस केस में कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है? r। ये देखें, ये भी मैंने आज प्रैक्टिस की। अच्छा, उस पे आता हूँ बेटा, आपका कुछ पॉइंट वैलिड है, उस पे आता हूँ। ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, चेंज इन a विद रिस्पेक्ट टू r, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट, जो इक्वेशन होगी उसके हिसाब से। ठीक हो गया? अब इस इक्वेशन में a इक्वल टू पाई r स्क्वायर था, तो दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन a विद रिस्पेक्ट टू r, चेंज इन a विद रिस्पेक्ट टू r। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये कितना आ जाएगा यहाँ से? टू पाई r, 2 पाई r। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा था, इधर हमने क्या पुट, dA over dt is given in the question। इधर हमें क्या पुट करना है? हमारे पास क्या है? क्या मैं उसको फ्लिप नहीं कर सकता? कर सकते हैं। देखें, ये dA over dr है, इसको फ्लिप कर दें, ये क्या बन जाएगा? dr over dA। तो इधर क्या आ जाएगा? 1 over 2 पाई r। चले, अब आ जाएगा यहाँ से आपके पास dr over dt। dr over dA कितना है आपके पास? 1 over 2 पाई r
और dA/dt कितना है 10. Now we need to find the rate of change of radius when the value of r is 2. इसमें क्या पुट करेंगे हम 2 पुट करेंगे, तो ये आपके पास dr बाई dt आ जाएगा 10/2 टू द 4 पाई. इसको कैलकुलेट कर लें. 10/4 पाई कितना आता है बेटा? 0.796 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये बनता है रेट ऑफ चेंज. आर क्या है? रेडियस. रेडियस का यूनिट क्या हो गया? सेकेंड. टी क्या है? टाइम. टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकेंड. ठीक हो गया. सो 0.796 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है एक सेकेंड के अंदर. हर सेकेंड में इतना चेंज आ रहा है. यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कोई क्वेश्चन करते हैं. या आप लोगों ने खुद करना है. द रेडियस of a sphere is increasing at the rate of 3 centimeters per second. ठीक है. Find the rate at which its volume is increasing when radius is 5 centimeters. The radius of a sphere is increasing at the rate of 3 centimeters per second. Find the rate at which its volume is increasing when radius is 5 centimeters. चलो शाबाश करें. 5 मिनट बहुत है इस क्वेश्चन को करने के लिए? ये ज्यादा है? बहुत है. चलो. 4/3 pi r cube. Volume of sphere is है ना 4/3. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बेटा 4/3 pi r cube. ठीक है. आईजीसीसी में अगर आपको याद हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जब भी क्वेश्चन होता था तो साथ लिखा आता था. मैं दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड माय स्टूडेंट्स ऑफ आईजीसीसी तो उस लिखे हुए पे मत जाएं, याद करें क्योंकि आगे याद होना था. उसकी वो बताएं, न्यूमेरिकल वैल्यू बताएं. आपने क्या निकालना है? डी वी ओवर डी टी. ओह अच्छा अच्छा, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट नहीं किया. हफ्सा बेटी समझ में आया? जी सर. Three significant figures. आयशा वकार. अच्छा आयशा वकार नहीं है. रिदा.
रिदा बेटा समझ में आया? Yes. ठीक हो गया। अच्छा देखें जी इसको, हो गया रिदा या अभी कर रही है? सब हो गया? Yes, sir, I'm doing it. डूइंग इट, अच्छा चलें करें। 942 फ्लिप क्यों किया? हम्म, आज इकट्ठे ही पूरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने सारों ने छुट्टी कर ली है। कोई आज की चीज ऐसी वैसी तो नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ, है? चलो आज ट्यूसडे, थर्सडे, थर्सडे को मैं ऑफ करूंगा। 15th है ना, हमारे स्कूल में कोई एक वो है, पता नहीं इवेंट सा है? नहीं हमारे स्कूल 14th को तुम्हारा इवेंट है, मेरा है। मेरा 15th को वो स्कूल का कोई है। करनी है छुट्टी। अच्छा, the radius of a sphere is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है? इसको क्या लिखेंगे, इसकी नोटेशन क्या बनेगी? रेट चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना दिया हुआ है? ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने क्या फाइंड करना है बेटा? चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वी ओवर डी टी, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, चलें जी इसका चेन रूल बनाएं। डी वी डी टी, थर्ड वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है इसमें? डी आर। थर्ड वेरिएबल रेडियस है तो डी आर आ जाएगा। ओके, नाउ डी वी बाय डी आर, वॉल्यूम एंड रेडियस कैसे कनेक्टेड होते हैं? दैट्स सिंपल, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये फॉर्मूला है, तो इसको डिफरेंशिएट करें क्या आएगा? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से कैंसिल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। डी आर ओवर डी टी वो दिया हुआ है 3। ओके, so basically dv change in volume with respect to time will be equals to 4 pi r square। there is no need to flip, ये dv over dr है, ये भी dv over dr है, ठीक है। 4 pi r square टाइम्स dr over dt, ये भी dr over dt है, तो किसी चीज को इसमें हमें फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दिस चेंज व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज 5। तो इधर हम 5 पुट कर देना, 5 स्क्वायर आ गया 25, 25 into 4 कितना होता है 100, 100 टाइम्स 3 300, तो 300 पाए इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बनता है 942 सेंटीमीटर पर, नहीं वॉल्यूम था ना ये, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जी। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। मुश्किल तो नहीं है बेटा ये, लेकिन पेपर में जब आता है अक्सर खतरनाक सा लगता है, खासतौर पे जहाँ डायग्राम बन जाती है, सब सारे एक ही तरीके से होते हैं, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल्स टू, मैंने डायग्राम जरूर देखें, अक्सर इंफॉर्मेशन वहां से भी मिल जाती है, लेकिन डायग्राम से परेशान नहीं होना, ठीक है। 2x - 1
होल रेज टू द पावर 5 प्लस 3x। ठीक है, पार्ट 1 है, इसमें वो कह रहा है फाइंड ग्रेडियंट एट x इज इक्वल्स टू 1। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट वो आपको कहेगा the rate of increase of x coordinate is 10 centimeters per second. Find the rate at which its y coordinate is changing. Its y coordinate is increasing when x is equals to 1. When x is equals to 1. तीसरा वेरिएबल कौन सा है इसमें बेटा? एक देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ x दिया हुआ है और इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ y पूछ रहा है। तीसरा वेरिएबल कौन सा है? टाइम t। ठीक है, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो क्या है? टाइम। क्योंकि हर चीज, अगर कोई भी चीज नहीं है, अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो वो टाइम पे, क्योंकि टाइम कभी भी किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, टाइम इज ऑलवेज चेंजिंग। इसको आप आम लेमैन लैंग्वेज में अगर उर्दू में बताया जाए तो आप वक्त के साथ साथ बेहतरी आ रही है आप में। तो इतना लंबा जुमला बोलने के बजाय आप में बेहतरी आ रही है, तो वो वही डेफिनेटली वक्त के साथ साथ ही आ रही है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है 33, बिल्कुल। सेकंड का? शाबाश। सेकंड का क्या आंसर? 330।
रिदा बेटा हो गया? Almost. हफ्सा? Not yet, sir. ओके। नहीं हो रहा रिदा? Yes, I'm done with it. ओ अच्छा बेटा, इसके ऊपर पहले वो पावर रूल लगेगा। सो 15 2x minus 1 power 4 और फिर द डेरिवेटिव ऑफ दिस विदाउट द पावर, तो वो क्या आता है 2 प्लस 3x का डेरिवेटिव आ गया 3, जो कि ये बन जाता है 30 into 2x minus 1 whole power 4 plus 3. Now dy by dx at x is equals to 1 हमने फाइंड आउट करना है, सो इसमें 1 पुट करेंगे, सो 2 minus 1 1 पावर 4 कितना आ जाता है 1 ही आ जाता है, 30 plus 3 कितना आ जाएगा फिर 33 इसका आंसर आ गया। सो dy by dx at x is equals to 1 is 33। पार्ट 2 देख लीजिए, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x कोऑर्डिनेट, so this thing is basically dx by dt, dx by dt उसने कितना दिया हमें 10। the rate at which y is increasing हमने फाइंड करना है dy by dt, this is what we need to find out, so develop a chain rule dy dt, थर्ड वेरिएबल इसमें कौन सा इन्वॉल्व है x, dx आ गए, t तो इधर से आ गए, इनके अलावा x आ जाएगा, इधर x आ गया, इधर भी dx आ गया। सो dy by dx when x is equals to 1, ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट नहीं कर चुके हुए? जब x की वैल्यू 1 है तो dy by dx क्या है आपके पास 33, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 33, dx by dt वो दिया हुआ है 10, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा बेटा 330 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया? चलिए मैं आपको इसकी वर्कशीट आज सेंड करता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, कल इंशाल्लाह हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस हैं से रिलेटेड, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे स्टेशनरी पूछता है, वो किस जगह है, कोई चीज चेंज हो रही है लेकिन एक जगह पे आके स्टेशनरी हो जाती है, तो वो स्टेशनरी क्या किस जगह है उसको डिस्कस करेंगे। तो आसान क्वेश्चन है वो, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्टेशनरी किस जगह है। ठीक होगा जी, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज।